डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर विधिवेत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्येता जुड़े हुए हैं चर्चा करने पे हमास के इजराइल पे टेररिस्ट अटैक के बाद जो 4-5 राष्ट्रों का क्रिटिकल रोल है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले डॉक्टर साहब, ये ओस्लो एक्कार्ड के तहत जो वेस्ट बैंक और गाजा को इजराइल ने 1993 में फिलिस्तीन का एरिया मान लिया और 2006 के बाद वहां चुनाव नहीं हुआ और हमास ने कब्जा कर लिया और दोनों एरिया में लगभग। और फिलिस्तीन के जो तथाकथित राष्ट्रपति हैं वो रहते हैं अभी जॉर्डन में। तो डॉक्टर साहब, अभी चर्चा होता है कि सब लोग बोलते हैं ऐसी लाइटली टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी। तो टू स्टेट थ्योरी को तो इजराइल ने 1993 में मान लिया था और वहां लोकतंत्री सरकार बननी थी, लेकिन हमास ने कब्जा कर लिया और हमास का एजेंडा वो टू स्टेट थ्योरी को मानता ही नहीं है। वो बोलता है कि हम कंप्लीट इलिमिनेट करेंगे यहूदी और इजराइल को, और दुनिया की मीडिया बोलती है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। इसमें मैं आपकी मतलब तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा। आपका जो व्यू था कि टू स्टेट थ्योरी को मानने के लिए ये जो फिलिस्तीन है, हमास को ना बोले, फिलिस्तीन को क्या करना है और इजराइल को क्या करना है। तो पहले सर इसके बारे में, टू स्टेट थ्योरी को के बारे में दोनों को क्या करना है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बताएं। उसके बाद फिर वो जो 5 स्टेट हैं जो क्रिटिकल, उनका जो रिएक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। देखिए वकील साहब, ये जो है आपका ओस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ था? yitzhak रेबिन और यासिर अराफात पीएलओ के साइड से थे, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और yitzhak रेबिन इन्होंने इजराइल को रिप्रेजेंट किया। हालांकि पीएलओ की तरफ से जो नेगोशिएशन था वो महमूद अब्बास ने किया, महमूद समथिंग करके नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने उसको नेगोशिएट किया, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि महमूद अब्बास ही थे, तो पॉइंट ये है कि सोल्यूशन उसमें क्या हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड में क्या कहा गया था? ओस्लो अकॉर्ड में सिर्फ ये कहा गया, 1993 में हुआ था, आपके दर्शकों को बता दूं, बिल क्लिंटन ने इसको फैसिलिटेट करवाया था। ओस्लो अकॉर्ड में 4-5 मुख्यतः चीजें थी। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंसा छोड़ेगी, कंडीशन 1। वेस्ट बैंक और गाजा, इनमें पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनेगी। इजराइल पीएलए को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंटल अथॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है जी। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस गाजा और वेस्ट बैंक पे एक 2 स्टेट का फॉर्म आएगा, ठीक है जी। अब ये 1967 की जो टेरिटरी थे उससे थोड़ा सा इसमें फर्क था। खैर एनीवेज, पार्टीज एग्री हो गई। यासिर अराफात ने अज्यूम भी कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हुआ क्या? पीएलओ के इस एटीट्यूड की वजह से पीएलओ के ही लोगों ने हमास बना लिया, क्योंकि उन्होंने कहा अपने इस्लामिक कॉज छोड़ दिया है। तो पॉइंट ये है कि ये इतना आसान है नहीं। उसके रीजन ये है कि ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि कोई स्टेट है, उसने अपनी गुड ऑफिसेज एक्सटेंड करी और वो गुड ऑफिसेज के आधार पे कोई ट्रीटी नेगोशिएशन हो गई और फिर वो ट्रीटी नेगोशिएशन जो है वो दोनों कंट्रीज ने मान लिया, ऐसे नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि जनता में और लीडर में बहुत अंतर है। जनता अगर जितनी ज्यादा आप समझ लीजिए रूटेड है इस्लाम में, और जब तक वो सेक्युलर नहीं बनती, इजराइल सेक्युलर है, इजराइल बना यहूद के नाम पे, जो सच है वो बोलना चाहिए, जुडाइज्म के नाम पे बना है, बट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस इजराइल इज वेरी सेक्युलर कंट्री। इजराइल में आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, सेक्युलर इन द सेंस ऑफ अब्राहमिक एंड ऑल दैट फेथ। वहां पे कोई बहुत ज्यादा
हिंदुइज्म और ये सब चीजें तो है नहीं, मतलब पॉलीथीज्म या मूर्ति पूजा को तो नहीं बर्दाश्त करेंगे वो भी, लेकिन अब्राहमिक फेथ के अंदर का जो जो एक सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म ये यूरोप का सेक्युलरिज्म है, ये अब्राहमिक फेथ के लिए था, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे। इनकी लड़ाइयां किसी बुत परस्त से नहीं हो रही थी, किसी पेगन से नहीं हो रही थी, इनकी लड़ाइयां हो रही थी मोनोथीज्म वालों से। ये बात हाईलाइट करनी जरूर चाहिए। सेक्युलरिज्म और प्लूरैलिटी और ट्रांस और क्या टॉलरेंस, ये सब क्यों आया? वो एक ही, चूंकि एक थ्योरी है, उस थ्योरी के 3 ब्रांचेस आ गए हैं, वो तीनों ब्रांचेस एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। वो है यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान। तो तीनों थ्योरी एक दूसरे को निगेटिवाइट करती हैं। यहूदियों ने लाया मोनोथीज्म, क्रिश्चियनों ने यहूदियों की वाट लगा दी। जितना यहूदियों को क्रिश्चियनों ने मारा, किसी ने नहीं मारा। उसके बाद आया इस्लाम, इन्हीं में से इस्लाम ने क्रिश्चियनों और यहूदियों दोनों की वाट लगा दी। तो पॉइंट ये है कि भाई, और मजे की बात है कि बिना मोजेस के मोहम्मद पॉसिबल नहीं है। तो ये मोजेस से लेके मोहम्मद तक का जो सफर है, इन सफर के बीच की जो डेवलपमेंट है, जो कल्चरल मिक्सिंग है, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली एक जो है, ये सारा फिनोमिना जो है वो ये अरबिक पेनिनसुला का है, जिसमें एक लोकल गॉड की थ्योरी थी। उस थ्योरी में से कई ऑफशूट निकल गए, और एक ऑफशूट निकला उसमें से यहूदी, और एक ऑफशूट निकला उसमें से इस्लाम। अब यहूदी और यहूदो नसारा का जो टाई अप है, क्योंकि फॉर मुस्लिम वो क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस ना बोल के नसारा बोलते हैं। नसारा यानी नजारेत से चूंकि जीसस क्राइस्ट थे, तो उसी के आधार पे नसारा। तो ये एक रिलीजियस नेशनलिस्ट सब तरह की फाइट है। जब तक अरबिया में सेक्युलरिज्म नहीं आता, जब तक अरबिया अपने आप को इस्लामिक लैंड कहता रहेगा, तब तक स्टेट क्या, कोई भी स्टेट सोल्यूशन नहीं है। इजराइल तो पैलेस्टाइन के साथ रह लेगा, लेकिन पैलेस्टाइन अगर मौका मिलेगा, पावर मिलेगा, तो वो इजराइल को सपाट कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो बात है कि अरब के लोगों को कौन बोले, क्योंकि हमारे यहाँ के यहाँ पे लोग सेक्युलरिज्म का चैंपियन बनते हैं, वो अरेबिया में जाके ये गट्स नहीं रख सकते कि तुम सेक्युलरिज्म लाओ अपने अंदर। हमारे यहाँ के आपके जो सेक्युलर लोग हैं, उनसे बोलो जरा, अरब में जाके बोलो ना कि सेक्युलरिज्म लाओ, तुम टॉलरेंट बनो। कि टॉलरेंट बनने का घंटा सिर्फ यहूदियों ने और हमने बांधा हुआ है। डॉक्टर साहब, प्रिंस सलमान का जो अभी सुधार है, रिफॉर्म है, उसका हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। प्रिंस सलमान एक बहुत ही विजनरी लीडर है। वो सेक्युलरिज्म तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन कुछ मॉडर्नाइज या बिल्कुल रिफॉर्म करना चाहते हैं वो। तो वो रिफॉर्म जो है वो लाने की उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके लिए उनको सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो जब तक वो समाज तैयार नहीं होगा, स्कूलों के थ्रू, माओ के थ्रू, समाज में जो और रिफॉर्मर्स हैं, टीवी चैनल है, जितने मैटर थे, उनसे नहीं होगा, तब तक वो रिफॉर्म नहीं आएगा। मोहम्मद बिन सलमान साहब अकेले क्या कर लेंगे? उनके ऊपर तलवारें ले जाएंगी, उन्हीं का लोग गर्दन काट देंगे। तो ही इज ट्रीटिंग वेरी कॉशियस पाथ। इतना आसान नहीं है सलमान साहब के लिए जी। और अभी उन्होंने रियाद में जो सिनेमा हॉल खोला, उसका विरोध बॉम्बे में हुआ था, आप भी देखे होंगे, हल्का फुल्का रैली निकली थी। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ जज्बाती मुसलमान है, उसको इस्लाम का ई नहीं पता है। वो अरेबिया का मुसलमान कल्चरली वो हजारों साल से मुसलमान है, ये सच है। क्योंकि जो उसके यहाँ मुसलमान, जिसको वो इस्लाम कहता है, वो बेसिकली थोड़ी अरेबियन लाइफस्टाइल में रिफॉर्म्स को वो इस्लाम कहता है। तो वो एक जियोग्राफिकल लोकल डेवलपमेंट को वो यूनिवर्सल बनाना चाहता है। वो बेवकूफी की बात है। इंडिया का मुसलमान ना तो कल्चरली मुसलमान है, ना तो ट्रेडिशनली मुसलमान है, ना तो लिंगुअली मुसलमान है, और ना तो वो समझ लीजिए हिस्टोरिकली मुसलमान है। वो रिएक्शनरी मुसलमान है एट द बेस्ट। वो हिंदू ना होने को मुसलमान होना समझता है। अरेबिक उसको नहीं आती, अरेबिक कल्चर वो नहीं होता, अरेबिक खाने वो नहीं खा सकता, अरेबिक गाने वो नहीं सुन सकता, बेली डांस उसको नहीं पता है क्या होता है, और वो चला है अपने आप को अरेबिया से बेहतर मुसलमान बनाने।
जिस दिन अरेबिया में सेक्युलरिज्म आ जाएगा, ये तो हमारे यहाँ के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, ये आपका जो व्यू है, और वो माने परफेक्ट व्यू है कि जब तक जो फिलिस्तीन में अरबी मुसलमान हैं वो लोग सेकुलर ना हो, कम से कम लिबरल हो जाएं। एक दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, सेक्युलरिज्म हाँ, ही लिबरलिज्म है, जो ट्रू लिबरलिज्म है। हाँ, ये वाला लिबरलिज्म नहीं कि लिबरलिज्म एक तरफा। ट्रू लिबरलिज्म मतलब टॉलरेंस होना, सबको एक हाँ, समान बनाना। भाई ये कहते हैं कि एवरी रिलीजन इज वन, जरा बोल के दिखा दो अरब में, ऑल रिलीजन आर सेम। जरा बोल के दिखा दो अरब में, टांगे तोड़ के वो तुम्हारा नाप उसकी देंगे सजा तुम्हें। हो जाएगा वहां पे। तो कहाँ, जब ऑल रिलीजन सेम नहीं है तो फिर वो यहूदी, जब ऑल रिलीजन सेम नहीं है और रिलीजियस टीचिंग ये कि तुम क्रिश्चियन और यहूदियों और मुश्रिकों से दोस्ती मत करो, तो अगर एक आदमी मजहबी है, वो अपनी किताब पढ़ने जाएगा उसको, तो उसकी किताब में ये लिखा हुआ है कि भाई क्रिश्चियनों से दोस्ती मत करो, यहूदियों से दोस्ती मत करो, जी तो जी वो जी। कहेगा कि हम साथ में रह रहे हैं, तो हम तो भगवान की बात का विरोध कर रहे हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैंडेट ऑफ द गॉड, और इसीलिए हमास बना। और हमास ने सही कहा, हमास ने कहा तो जो तुम कह रहे हो वो रिलीजियसली पॉसिबल ही नहीं है। तुम कह रहे हो यहूदियों से दोस्ती कर लो, हम यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकते। जिस दिन वो अपना जो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जी जी कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल होते हैं। जी जी जी। रिलीजियस बुक में, कुरान में हम और आप मुशरिक हैं, हम और मुसलमान एक कैसे हो जाएंगे? जी वो तो क्लियरली डिफाइन है। जी डॉक्टर साहब, ये रूस की जो अभी हमास के हमले के बाद उसका जो रिएक्शन है, वैसे मैं अपना व्यू बता रहा हूं, इससे आप सहमत होंगे कि पुतिन जब से सत्ता में आया है 2001 से, तब से मैं मानता हूं, इससे आप सहमत नहीं होंगे, रसिया एक एबनॉर्मल स्टेट है। येल्सिन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पहले पुतिन प्रधानमंत्री रहा, फिर एमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंड करके राष्ट्रपति बना 10-10 साल। और खुद जब यूक्रेन जैसे सीधा साधारण सा राष्ट्र को हमला करके बिल्डिंग के बिल्डिंग, शहर के शहर तबाह कर दिया, आज वो मानवता की बात कर रहा है, मानव अधिकार की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, और टू स्टेट थ्योरी की बात कर रहा है। हमारे भारत में भी रूस के बारे में कोई मीडिया आलोचना नहीं करती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जो सोवियत संघ की जो मानसिकता है कि हमारा मित्र है, मित्र था, उसका भी जरूरत था, हमारा भी जरूरत था, लेकिन हर चीज में रूस को मित्र मानना, आज जो 140 अरब डॉलर के डेट ट्रैप में चीन के फंस चुका है रसिया, तो इसके बारे में थोड़े से बताएंगे, रसिया के जो रिएक्ट है हमास के हमला के बारे में। रशिया को समझने के लिए या पुतिन को समझने के लिए आपको रशियन टोपोग्राफी समझनी पड़ेगी। इस्लाम का बहुत इन्फ्लुएंस है रशिया में। जी 10 जी से जी 20 साल में हो सकता है इस्लाम वहां का मेन रिलीजन हो जाए, रशियन पे जो स्टेट है, जी 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 दागिस्तान और बशकोर्टिस्तान और ये सब में जाए, वहां इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है। पूरा सेंट्रल एशिया तो इस्लाम ही था। जी जी जी। तो उन्होंने इस्लाम को दबाने का काम किया था यूएसएसआर ने ना। हम्म। तो आज जो इसके सोल्जर्स हैं पुतिन के, जो हम्म अभी एक कादिरोव था, कादिरोव जो हम्म इसका सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था, वो कौन था? वो एक चेचन था जो कि मुस्लिम था। हम्म। तो वो उसकी मजबूरी है। आप चूंकि उसको सिर्फ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में नहीं देखेंगे, उनकी जो जोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम है पुतिन की, आपको वो भी अंदरदार करना पड़ेगा कि वहां पे एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ इस्लाम रहता है। और ये भी प्रोजेक्टेड है कि हो सकता है 20 से 25 साल में या 40-50 साल में इस्लाम जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन हो जाए रसिया की। अच्छा, ये स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। आप रशियन पॉपुलेशन का मैं अभी दिखा देता हूँ, मुस्लिम्स इन रशिया करके कितने मुस्लिम है रशिया में, हालांकि मैं वो 11%, मॉडरेट हैं। हाँ जी बताएं। 11% पढ़ा था मैं। हाँ, तो 11%। अगर आपकी बात मान लें 11% मुसलमान अगर रशिया में है, ये वो जो कि डिक्लेयर्ड है। जी जी जी। कई लोग नहीं डिक्लेयर करते, वो अपने आप को रिलीजियसली नहीं वो करते हैं, लेकिन उनकी एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके प्रति, क्या नाम है,
हमास के प्रति या उसके प्रति। यहूदी के से जो दुश्मनी है वो भी एक कॉमन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहूदी से दुश्मनी तो क्रिश्चियंस की भी है ना। जितना रशिया में परसिक्यूशन हुआ यहूदियों का कहीं नहीं हुआ है। आपको ज्यादातर जो यहूदी मिलेंगे रशिया में, उसमें से 20 इजराइल में 20 से 25% रशियन यहूदी मिलेंगे। जी जी जी। तो ये सब फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोशल रियलिटीज क्या है। कोई रशिया के मन में यहूदियों के लिए प्रेम नहीं है। आपके यहाँ पे जो यहूदियों के प्रति प्रेम है वो वहां पे नहीं है, क्योंकि आप तो सबको ही प्रेम करते हो। जी आपको जी तो जो जी। आपके मुंह पे थूकता है आप उससे भी प्रेम करते हो। भारतीयों हाँ की बिल्कुल मानसिकता ही यही है बिल्कुल। भाई। पेगनिज्म और सारी दुनिया को ये 10 कमांडमेंट देने वाले तो यहूदी थे ना। इन्होंने बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जीवन नरक बनाया ना। हाँ हाँ। यहूदियों ने हमें परेशान किया सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने यहूदियों ने बता दिया दुनिया को कि हम पेगन हैं। और उनको कोई विशेष ज्ञान मिल गया है। वो ज्ञान पता नहीं क्या, और पेगनिज्म क्या, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हमारे पास ज्ञान था, हमको पेगन बना दिया क्योंकि हम सो कॉल्ड मूर्ति पूजा करते थे। और उसके बाद कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने उसी नॉलेज को जो है उसमें से रिलीजन निकाल के उसको सेक्युलर नॉलेज बना दिया कि मूर्ति पूजा करना बेवकूफी है, पूजा करना ही बेवकूफी है। उनको क्या पता हमारे यहाँ पूजा करने का मतलब तुम्हारे पूजा करने से अलग होता है। तुम्हारा पूजा करना है सजदा करना, अपने आप को इंफीरियर मान के भगवान के उसमें झुकना। हमारे यहाँ दूसरा है। हमारे यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करना। हमारे यहाँ जब हम पूजा करते हैं तो हम आपका एहसान मानते हैं कि आपने हमें भोजन दिया, इसलिए हम देवी की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, हवा की भी पूजा करते हैं, सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम धरती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम सबसे लेते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा करना ये नहीं है कि हम झुक रहे हैं तो उनको छोटा या अपने को बड़ा मान रहे हैं। हम सबको बराबर मानते हैं। बराबर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं और हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन अपनी पूजा पद्धति के द्वारा करते हैं। जबकि आपका देखें, इस्लाम में पूजा का मतलब है झुकना। और इसलिए वो कहते हैं कि हम इस्लाम में भगवान के अल्लाह के अलावा किसी के अलावा नहीं झुकेंगे। उनको ये बता दें कि भाई हमारे यहाँ पूजा का मतलब है धन्यवाद ज्ञापित करना। उनके यहाँ पूजा का मतलब है सजदा करना। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और इंडिया में क्या किया कि इंडिया के स्कॉलर्स ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की जगह वो बिछ गए सामने, क्योंकि उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिस्ट में कार्ल मार्क्स ने कह दिया था कि पहले तो इंडिया को डिस्ट्रॉय करो। तो जब आपका पर्पस है इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, तो आप क्यों सपोर्ट करेंगे क्या नाम है ऐसी कल्चर को जो लोकल है। उन्होंने तो इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोई भी वो नहीं छोड़ी वकील साहब। आपने अगर कभी वो मौका लगे तो कार्ल मार्क्स की एक राइटिंग है, या कार्ल मार्क्स की एक उसने लिखा था उसमें न्यूज़पेपर में, जो मतलब छपा था आपका करीबन ये 200 साल पहले। हाँ 1853 या समथिंग में। ठीक है ना। मैं आपको उसका एग्जैक्ट डेट और वो नाम बता देता हूँ ताकि आपके दर्शक जो हैं जाए वो पढ़ लें। जो आर्टिकल है वो छपी थी 1853 में, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में, अगस्त 8, 1853। ठीक है ना। इसमें 1853 फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी न्यूमेरल्स। So it was published on August 8, 1853. The name of the work is The Future Results of British Rule in India. The Future Results of British Rule in India. इसका पैराग्राफ 3 है, मैं पढ़ देता हूँ। England has to fulfill a double mission in India. भारत इंग्लैंड को इंडिया में 2 मिशन को पूरा करना है। One destructive, एक विनाशकारी, the other regenerating, the annihilation of old Asiatic society. That means कि आपको एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है पुरानी आपकी जो सभ्यता है, इसको ये ब्रिटिशर्स की ड्यूटी थी कि उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्ट कर दे, खत्म कर दे। और फिर सेकंड क्या है, एंड द लेइंग द मटेरियल फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इन एशिया। वेस्टर्न सोसाइटी को पहले आप एशियन सोसाइटी को खत्म करो, भारतीय सभ्यता और कल्चर को खत्म करो, और उसके बाद वेस्टर्न सोसाइटी को लाओ यहाँ पे, उनके कल्चर्स को, उनके वैल्यूज को। ये मार्क्स का कहना था। मार्क्स का कहना, पढ़ ले, मैं तो आपको साइटेशन कह दिया, पढ़ ले। पैराग्राफ नंबर 3 है, पूरा नहीं पढ़ना चाहते इतना ही पढ़ लो। हाँ जी जी जी, आप समझ रहे हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक सेकंड राष्ट्र चाइना के बारे में, चाइना ने अभी 6 महीना पहले ईरान और सऊदी अरेबिया में समझौता कराया था। उसमें भी उसका बिजनेस इंटरेस्ट था गल्फ में और
सब में अपना बिजनेस का विस्तार करना, और अभी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना, तब से तो ये एकदम एग्रेसिव हो गया था कि कैसे इसको डिस्ट्रॉय करें। और अभी पूरा ये सबूत मिल रहा है कि हमास को और हिजबुल्लाह को बहुत सारे हथियार चीन के हैं। तो इसके बारे में थोड़े ब्रीफ कर दें हल्का हल्का। देखिए, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। अब वो अगर वाया ईरान ही गए होंगे और तो कोई तरीका है नहीं, तो वाया ईरान और तुर्की यही दो पॉसिबल वो है, और ईरान के साथ तो चाइना के अच्छे संबंध है। बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और हथियार तो कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है? इवन अमेरिकन हथियार भी हमास के पास मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमास और हिजबुल्लाह के पास अमेरिकन हथियार भी मिल जाए तो उससे क्या है? बात तो है कि आप उस थ्योरी को, जो इसका रीजन है, उसको कैसे ठीक करोगे? आपको हुआ कैंसर है, आप लगा रहे हो बैंडेड, नहीं होगा उससे काम। तो पॉइंट है कि जब तक थ्योरेटिकल रिविजिट नहीं होगी, यहूदियों को पीस नहीं मिलेगा, और इसके लिए यहूदियों ने ही दुनिया को ये गिफ्ट दिया है ना। आज यहूदी से मिलिए, ज्यादातर यहूदी कहते हैं हम सेक्युलर हैं, तो तुम तो पेगन हो गए ना भाई। फिर जब तुम्हें सेक्युलर ही बनना था तो काहे लिए इतनी बवाल मचाए? हमारे भी जिंदगी में सांसद भैया तुम ला दिए, उसके बाद अब ये उसका तुम्हारे ही किताब लेके एक और लोग बैठ गए, वो कह रहे हमें पता है ये है रिलीजन। अरबियों के लॉ को वो कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कानून है, दुनिया पे लगाएंगे हम। अब आप बढ़िया, अब हमारी आपकी सांसद ये है, हम कह रहे हैं भैया मान लो जो तुम्हारा अल्लाह है, तुमको मुबारक हो, खुश हो। नहीं नहीं नहीं, हमको कानून चाहिए अल्लाह का। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि एक लोकल कानून है, उसको तुम यूनिवर्सल बनाना चाह रहे हो। कानून दो तरीके के होते हैं, एक वो कानून जिसका कंटेक्स्ट नहीं होता, जिसका सिर्फ टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट हर जगह लगाया जाएगा, कंटेक्स्ट उसमें नहीं कि ये उस समय ऐसा हुआ था तो इसलिए ऐसी सिचुएशन वहां भी हो। कंटेक्चुअल लॉज जो है वो यूनिवर्सल लॉज नहीं हो सकते। तो पॉइंट ये है कि ये तो यहूदियों का भैया पहनाया हुआ रायता है, और उस रायते के दर्ज में हम आ गए साले को। लेकिन यहूदी और मैंने आपको कहा कि हम पेगन है, अब उसके बाद ये हो गया कि अब गजवा हिंद भी फेस कीजिए। मतलब यार, पेगन पहले डिक्लेयर किया कि ये साले गधे हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये नेचर की पूजा करने वाले पेगन है, इनको नॉलेज नहीं पता है। और अब ये हो गया कि अब यहाँ पे उसी थ्योरी में और लोगों ने जोड़ दिया कि अब तो गजवा हिंद भी करना है, कि यहाँ के लोगों को जो है वो करना। बताइए, परेशान है, सबकी जड़ में यहूदी है भाई। लेकिन डॉक्टर साहब, जो क्रिश्चियनिटी है और जो यहूदी हैं, वो लोग तो मॉडरेट हो गए, इस बात को मान लिए कि हमको हिंदुओं के साथ और सनातन के साथ रहना है। लेकिन एक थर्ड जो है पार्टी, वो तो अभी तक मानती नहीं है। तो वो नया नया है। वो देखिए, क्रिश्चियनिटी और मुसलमान और यहूदी ये नहीं माने कि मैं सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं, वो आज भी सनातन को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सनातन को उनकी जरूरत नहीं थी कि तुम करो हमको वैलिड। सत्य को किसी के स्थापना की जरूरत नहीं होता। देखिए, ये जो अब्राहमिक फेथ है और सनातन में अंतर क्या है? अब्राहमिक फेथ बिना स्टेट के ये रह ही नहीं सकते। ये सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है, इनको एक सहारा चाहिए स्टेट का, ताकि ये फूले फलें। लोगों को फ्री छोड़ देंगे ना तो लोग इनको दरकिनार कर देंगे, या लोग एक दूसरे को मार काट देंगे। सनातन के साथ ये नहीं है, इसीलिए चाहे क्रिश्चियनिटी हो और चाहे इस्लाम हो, वो तलवार के दम पे फैले हुए रिलीजन है। तलवार क्यों उठानी पड़ी? क्योंकि लोग आपकी बात को समझ ही नहीं रहे थे, आपकी थ्योरी में दम नहीं था। जैसे भारत का जो थ्योरी है, वेद की थ्योरी है, इसको फैलाने के लिए किसने तलवार उठाई? नहीं उठाई। आज भी वेद पे और वैदिक लाइफस्टाइल पे, हमारे पुराणों पे, हमारे इस पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। तलवार का अटैक हुआ, अब जो है वो जो है बौद्धिक अटैक होता है, लेकिन उसके बाद भी ये थ्योरी जमी हुई है। इसे कहते हैं कि इसको किसी की जरूरत नहीं है। विषम परिस्थितियों में भी ये थ्योरी फल रही है, फूल रही है। इसे क्यों फल रही है, फूल रही है? ये सत्य है। सत्य स्वयंभू होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है, सेल्फ क्रिएटेड होता है। सत्य को क्रिएशन की जरूरत नहीं है, सत्य को इंसान की जरूरत नहीं है। सत्य सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड और सेल्फ इवोल्व्ड होता है। सनातन वही है। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें ईरान जब से क्रांति हुई है 1979 से, और कतर, ये दोनों भी टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते।
ओस्लो एकॉर्ड जो हुआ है, इसको दोनों ने नहीं माना है ऑफिशियली। और आज छुपे रूप से बोलते हैं कि जो टू स्टेट थ्योरी है उसको इजराइल नहीं मानता है, इसलिए हमास सही कर रहा है, जबकि इनकी स्टेट पॉलिसी है। देखिए, आई एम सॉरी, वो मुझे दवा लेना पड़ता है, तो नहीं ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन बहुत हाई है, तो हाँ, हर एनीवेज, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब कि जी, आप अपना प्रश्न एक बार फिर से बोल दें कृपया। मैं ये बोल रहा था कि जब से ईरान में क्रांति हुई है 1979 से, और जो सरकार बनी है वो, और कतर की जो किंग है वो, या उसका रिजिम शासन जो भी है वो, ये ओस्लो एकॉर्ड को दोनों मानते ही नहीं। अभी छुपे रूप से ये बोल रहे हैं कि इजराइल टू स्टेट थ्योरी को मानता नहीं है, इसलिए हमास बना है, और हमास ने जो हमला किया सही किया है, जबकि वो मानते ही नहीं ओस्लो एकॉर्ड को तो ऑफिशियली। ठीक है ना, ओस्लो अकॉर्ड को मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता ना, वो इस्लाम के अगेंस्ट में है, जी यहूदियों से जी। दोस्ती की बात कर रहा है भाई, आप बात समझे ना। हम्म कैसे हो सकता है वो? कतर के हिसाब से हम आप जो है वो हिंदू जो है वो काबिले कदरदनी है। कतर के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। तो कतर और ये कतर की हस्ती क्या है? हमारे यहाँ के लोग इतने चूंकि वो हैं जो इन्होंने मार्क्सिज्म के नाम पे हिंदू जो सनातन कल्चर और इसको खत्म करने का बीड़ा उठाया है, तो वो उसके साथ मिल गए हैं। मगर मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप मैक्स से मैक्स गर्दन काट सकते हो, सत्य को नहीं काट सकते। मैक्स से मैक्स मेरी नौकरी ले लोगे, मैक्स से मैक्स मुझे बदनाम कर दोगे, लेकिन सत्य को नहीं छुपा पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे में दम होता तो 700 साल तुमने तलवार भी उठा के देख ली। तुम्हारे तलवार और वैसी वैसी फोर्सेस नहीं, वेस्ट ने, मंगोलों ने, तुर्कों ने, सबने तलवार उठाई, क्या हुआ? कुछ हिस्सा गया, मानते हैं, लेकिन दुनिया का 1 करोड़ लोग अभी भी अपने इस टेरिटरी पे, अपने विचारधारा पे, अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन पे, हेरिटेज पे, अपने विश्वास पे अड़िग है। अगर इस्लाम में 1.5 बिलियन लोग हैं या ये जितने भी लोग हैं, उनको तुमको बनाने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ा था ना, जाके युद्ध लड़ना पड़ा ना। भारत में किसने इंडियन बनाने के लिए तलवार उठाया? और आज ये हालत है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जीता है क्रिकेट मैच, तो एक ऑस्ट्रेलियन चिल्ला रहा था भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत भविष्य है, भारत इतिहास है, भारत मानवता को स्थापित करने वाला इकलौता थ्योरी भारत है। आप खुद सोचिए कि जो हम लोग कौन हैं, शांति मंत्र वाले लोग हैं हम। हमारे यहाँ जब पूजा खत्म होती है, वकील साहब आपको तो हमसे भी ज्यादा पता होगा, जब हमारे यहाँ पूजा खत्म होती है तो क्या कहते हैं हम लोग? विश्व का कल्याण हो, मानवों में सद्भाव हो, ये हो। ये नहीं कहते कि भैया फलाना के ऊपर आग गिरा दो, फलाना को बर्बाद कर दो, ये हम लोग नहीं कहते। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि आप और हमारा शांति मंत्र क्या है? ओम द्यौ शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वदेवः शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामारे शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब हुआ इसका? तीनों लोकों में शांति, जल में, थल में, गगन में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, संपूर्ण विश्व में, जीव मात्र के हृदय में और जगत के कण कण में। यार इससे बड़ी थ्योरी मैं कहता हूं कोई लिख के दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 पंक्तियां ये बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट की थ्योरी को समअप करती हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने मक्कारी की, बताया नहीं हमारे बच्चों को। सही बात। ये है थ्योरी, ये है डेमोक्रेसी का बीज।
इसको हिंदू मंत्र बोल दिया तुमने। ये डेमोक्रेसी का बीज है। जी डॉक्टर साहब, ये कतर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा देश, जिसकी 24-25 लाख पॉपुलेशन है, तो ये हमारे 8 नेवी के अफसरों को पिछले 2 माह से अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में भारत सरकार भी थोड़े सख्त प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही है, ऐसे लगता है मेरे को। मजबूरियां हैं हमारे। आप एक देखिए, आप हिंदुस्तान की आप टोपोग्राफी देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, कौन है जो हमारी सोच का समर्थन करता है? कोई नहीं करता। क्या विश्व की शांति की कल्पना हमारे अलावा कोई करता नहीं? कोई इस्लाम की शांति की कल्पना कर रहा है, कोई कम्युनिज्म की शांति की कल्पना कर रहा है। तो हमें तो यहाँ रहना ही हमारे लिए, हम टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम टिके भी इसलिए हैं क्योंकि हम सत्य के साथ पे हैं, सत्य के मार्ग पे हैं। दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप और हमारा चर्चा हुआ और व्यूअर्स को उसके बारे में फैक्ट के साथ नॉलेज मिला। डॉक्टर साहब धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।